मेरा नाम स्नेहा है। मैं धनी परिवार की 4 भाइयों में एकमात्र बहन हूँ। मेरे माता पिता का बहुत पहले ही निधन हो गया था, लेकिन मेरे भैया ने कभी मुझे माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। मैं इतने प्यार और लाड दुलार में पली बड़ी कि उन्होंने कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। मैं जो भी चाहती थी वो मुझे तुरंत मिल जाता था। मेरे बड़े भैया गांव के मुखिया थे और छोटे 2 भाई विदेश में पढ़ाई करने गए थे। एक और भाई गांव में डॉक्टर के रूप में काम करता था। मुझे पढ़ाई में ज्यादा रुचि नहीं थी। आजकल मैं देखती हूँ कि लड़का हो या लड़की, हर किसी के पास मोबाइल होता है। इसलिए मैंने अपने भैया से एक स्मार्टफोन मांगा। मेरे बड़े भैया ने तुरंत मुझे एक नया स्मार्टफोन दिला दिया। यह पाकर मैं बहुत खुश हो गई। मैं बहुत सुंदर थी, इसलिए अपनी तस्वीरें खींचकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगी और बहुत से लोग मेरी तस्वीरों पर लाइक और कमेंट करने लगे। लोग मुझे बहुत पसंद करने लगे थे। एक दिन सोशल मीडिया पर मेरी बातचीत अभिषेक नाम के एक लड़के से हुई। वो बहुत समझदार और बुद्धिमान था। उसने मुझे समझाया कि सोशल मीडिया पर ज्यादा तस्वीरें अपलोड करना ठीक नहीं होता। उसकी बात मानकर मैंने सोशल मीडिया से अपनी सारी तस्वीरें डिलीट कर दी। धीरे धीरे अभिषेक के साथ मेरी दोस्ती गहरी होती चली गई और कब ये दोस्ती प्यार में बदल गई, मुझे पता ही नहीं चला। मैं उससे रोज फोन पर बात करती थी और घंटों घंटों बातें होती थीं। मैं एक गांव की लड़की हूं और अभिषेक शहर का रहने वाला है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करने लगे थे। एक दिन मुझे पता चला कि मेरे भैया ने गांव के एक वकील के साथ मेरी शादी तय कर दी है, लेकिन मैं अभिषेक से प्यार करती हूँ, इसलिए मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। मैंने किसी तरह अपनी भाभी को अभिषेक के बारे में बताया। जब भाभी ने भैया से कह दिया कि मैं अभिषेक से प्यार करती हूँ, तो भैया बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया और मुझे सख्त लहजे में कहा कि उस लड़के से अब बात नहीं करना। भैया बोले कि सोशल मीडिया देखकर किसी से प्यार करना ठीक नहीं होता। ऐसे लोग अक्सर धोखेबाज होते हैं जो लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर ठगते हैं। लेकिन अभिषेक ऐसा नहीं था। मैंने भैया को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। भैया ने मुझे अभिषेक को भूल जाने के लिए कहा, लेकिन मैं उससे भूल नहीं पाई। जब मैंने यह बात अभिषेक को बताई तो उसने मुझे घर से भाग आने के लिए कहा। मैंने फिर से भैया को मनाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। आखिरकार एक दिन रात के अंधेरे में मैं चुपचाप घर से भाग गई और अभिषेक द्वारा दिए गए पते पर पहुंच गई। अभिषेक से मिलकर मैं बहुत खुश थी, क्योंकि यह पहली बार था जब मैं उसे सामने से देख रही थी। मुझे देखकर अभिषेक भी बहुत खुश हुआ। अभिषेक का इस दुनिया में कोई परिवार नहीं था। वो एक किराए के घर में रहता था। हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली और पति पत्नी बन गए। अपने छोटे से परिवार को अच्छे से चलाने के लिए अभिषेक बहुत मेहनत करता था। मैं अभिषेक के साथ बहुत खुश थी। मैं घर से भागकर आई थी, इसलिए शायद मेरे भैया ने मुझे ढूंढने की बहुत कोशिश की होगी, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं अपने पति के साथ ही खुश थी। अभिषेक मेरी छोटी छोटी ज़रूरतों का पूरा ख्याल रखता था। मैंने जिंदगी में यह फैसला लेने के लिए कभी पछतावा नहीं किया। लेकिन एक दिन मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक दिन मुझे फोन आया कि मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं भागते भागते अस्पताल पहुंची तो देखा कि मेरे पति मौत की गोद में सो चुके थे। मतलब मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। जिस इंसान के लिए मैं गांव छोड़कर शहर आई थी, वही मुझे अकेला छोड़कर चला गया। रोते रोते मैं बेहोश हो गई। उसी हालत में मैंने अपने पति का अंतिम संस्कार किया, क्योंकि इस शहर में मेरे पति का अपना कोई नहीं था और मेरे पास भी पति के सिवा कोई नहीं था, लेकिन वह भी मुझे छोड़कर चला गया। अब मैं पूरी तरह अकेली हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ और मेरे सारे पहचान पत्र भैया के घर पर ही रह गए थे। आईडी न होने की वजह से मुझे कोई काम भी नहीं मिल पा रहा है। शादी के सिर्फ 2 महीने बाद अभिषेक की मौत हो गई। उसके बाद जब मैंने भैया से संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया और कहा, तू हमारे लिए मर चुकी है, तू अब इस घर में कदम भी मत रखना। हमने पूरे गांव में कह दिया है कि तू मर चुकी है। ऐसा कहकर उन्होंने पूरे गांव वालों को मेरी एक लाश दिखा दी थी। मुझे पहले से ही पता था कि भैया से मुझे ऐसा ही जवाब मिलेगा, लेकिन अब सवाल ये था कि मैं जिंदा कैसे रहूं। मेरे सिर पर समस्याओं का पहाड़ टूट पड़ा था। अभिषेक की मौत को 1 महीना हो चुका था।
कुछ दिनों तक आसपास के लोग मेरी मदद करते रहे, लेकिन कोई कब तक मदद करता। धीरे धीरे मैंने घर का थोड़ा बहुत सामान बेचकर जैसे तैसे पेट पालना शुरू किया। लेकिन जब मैं किराया नहीं दे पाई तो एक दिन मकान मालिक ने मुझे घर से निकाल दिया। अब हालात इतने खराब हो गए कि मुझे सड़क पर भीख मांगनी पड़ी। जब कोई खाना दे देता तभी खा पाती, वरना खाली पेट ही भटकती रहती। रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए सड़क ही मेरा दिन रात का ठिकाना बन गई। एक दिन भूख की जलन सहन न कर पाने पर जब एक आदमी भीख देने आया तो मैं उसके पैरों में गिर पड़ी और कहने लगी, साहब, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए, कृपया मुझे कुछ खिला दीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मेरी हालत देखकर उसने मुझसे पूछा, क्या तुम मेरे घर चल पाओगी? ये सुनकर मैं हैरान रह गई। फिर वह कहने लगा, मेरी पत्नी का देहांत हो चुका है। मेरा एक 4 साल का बेटा है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे की देखभाल करो। अगर तुम उसका ठीक से ख्याल रख सको तो मैं तुम्हारे रहने और खाने पीने का पूरा इंतजाम करूँगा और तुम भी जिंदा रह सकोगी। वैसे भी मेरी जिंदगी बहुत तकलीफ में चल रही थी। मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, मकान मालिक मुझे घर से निकाल चुका था। कोई खाना देता तो खा लेती, नहीं तो भूखी ही रह जाती। इसलिए मैंने बिना देर किए उसकी बात मान ली और उसके साथ उसके घर चली गई। वो घर बहुत बड़ा था और वो आदमी बहुत अमीर था। उस घर में उसके अलावा एक छोटा सा बच्चा था जिसकी उम्र 4 साल थी। उसने मुझे खाना खाने को दिया और कहा, आराम से पेट भरकर खाओ। बहुत दिनों बाद मैंने जी भरकर खाना खाया। खाना खाने के बाद उसने मुझसे कहा, तुम इस घर में आराम से रह सकती हो, यहाँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। इस घर में सिर्फ मैं और मेरा बेटा रहते हैं। अब तुम बताओ, तुम कौन हो? मैंने कहा, मेरा नाम स्नेहा है। मैं एक बहुत अमीर परिवार की बेटी थी। मैं अपने 4 भाइयों की इकलौती बहन हूँ। सोशल मीडिया पर मेरी एक लड़के से पहचान हुई और मैं उससे प्यार करने लगी। उसके लिए मैं गांव छोड़कर यहाँ आ गई। कुछ समय तक हमारी जिंदगी बहुत खुशहाल रही, लेकिन एक दिन मेरे पति की एक दुर्घटना में मौत हो गई। उस दिन के बाद मेरी दुनिया उजड़ गई और मुझे सड़क किनारे भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ा। 2 दिनों से मुझे कुछ खाने को नहीं मिला था, इसलिए मैं आपके पैरों में गिरकर आपसे मदद की गुहार लगा रही थी। अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो मैं भूखी ही मर जाती। तब उस आदमी ने कहा, तुम मेरी बहन जैसी हो, तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरे बेटे की देखभाल करनी होगी। मेरी पत्नी का देहांत हो गया है, इसलिए मैं अपने बेटे का ठीक से ख्याल नहीं रख पा रहा हूँ। मुझे एक ऐसी औरत चाहिए जो उसे माँ की तरह प्यार देकर इंसान बना सके। फिर उसने मुझे अपने बेटे से मिलवाया और कहा, यह मेरा बेटा है, इसका नाम आकाश है। इसके जन्म के तुरंत बाद ही इसकी माँ इस दुनिया को छोड़ गई थी। मैंने आकाश को अपनी गोद में उठा लिया और प्यार से उसे सहलाने लगी। उस पल मैं सोचने लगी कि अगर मेरा भी कोई बेटा होता तो वह भी बिल्कुल इसी जैसा होता। मैं भी शादी के 1 महीने बाद गर्भवती हुई थी, लेकिन मेरा मिसकैरेज हो गया, इसलिए मैं मां नहीं बन पाई। मैंने अपने आप से यह वचन लिया कि मैं आकाश को अपने बेटे की तरह बड़ा करूंगी। आकाश की देखभाल करके मुझे बहुत खुशी मिलती थी। मेरा एकमात्र कर्तव्य था आकाश की देखभाल करना, उसे समय पर खाना देना, समय पर सुलाना, उसके कपड़े बदलना आदि। बाकी सभी कामों के लिए घर में अन्य लोग थे। एक दिन सुबह उठकर देखा कि आकाश बिस्तर पर नहीं है। मैं बाहर जाकर मालिक से पूछने लगी, आकाश कहाँ है? वह अपने बिस्तर पर क्यों नहीं है? घर के मालिक ने कहा कि वह शाम तक घर लौट आएगा। मैंने उनसे पूछा कि आकाश कहाँ गया और शाम तक वह कहाँ से लौटेगा, लेकिन उन्होंने मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। वह घर का मालिक था, इसलिए मैं उससे ज्यादा दबाव नहीं डाल सकती थी। अगर उसने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाती? हर दिन शाम को आकाश घर लौट आता, जिससे रात में मैं उसे अपने पास पाकर सोती और सुबह उठते ही देखती कि आकाश अपने बिस्तर पर नहीं है, लेकिन शाम तक वह वापस आ जाता। जब भी मैं मालिक से आकाश के बारे में पूछती तो वह कोई जवाब नहीं देता और कहता, तुम इन बातों से दूर रहो। तुम्हें उसके संबंध में किसी चीज का सबूत जानने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम केवल उसकी देखभाल करना और उसे अच्छे से पाला पोसा देना है। इसलिए तुम्हें जो काम सौंपा गया है वही करो। इसके बाद मैंने मालिक से पूछना बंद कर दिया। एक रात जब मैं आकाश के साथ सो रही थी, आधे रात को आंख खुली तो देखा कि आकाश बिस्तर पर है।
मैं उसे देखने के लिए जागी रही, लेकिन कब सो गई पता ही नहीं चला। और सुबह जैसे हर दिन होता था, आकाश फिर बिस्तर पर नहीं था। मैं बाहर गई लेकिन कहीं उसे नहीं देखा और फिर कमरे में लौट आई। इससे पहले मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि मालिक क्या काम करते हैं, मैं सिर्फ अपने काम में व्यस्त रहती थी। इस घर में मुझे सब कुछ मिल रहा था, इसलिए मैंने ज्यादा कुछ नहीं सोचा। लेकिन एक दिन मैंने नौकरानी से पूछा कि मालिक क्या काम करते हैं। तब उस नौकरानी ने मुझे बताया कि वह एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं। मैं हैरान रह गई और सोचने लगी। एक दिन मैंने देखा कि मालिक की मेज पर एक फाइल रखी थी। मैं उसे उठाकर अंदर रखने ही वाली थी कि अचानक वह फाइल मेरे हाथ से गिर गई और उसके अंदर से कई कागज गिर पड़े। जब मैंने उन कागजों को देखने की कोशिश की तो वहां एक फोटो देखकर मैं हक्का बक्का रह गई। मैं सोच में पड़ गई कि यहाँ मेरे पति की तस्वीर क्यों है। मैंने सोचा कि अगर मालिक को पता चल गया कि मैंने ये तस्वीर देख ली या कि मैं इस व्यक्ति की पत्नी हूँ, तो मालिक मेरे साथ क्या कर देंगे। इसलिए मैंने जल्दी से सब कुछ संभालकर फाइल को मालिक के कमरे में रख दिया। अब मुझे डर लगने लगा और सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं बहुत तनाव में थी। फिर भी मैं यहाँ से नहीं जा सकती थी, क्योंकि इस घर के अलावा मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं थी। इसके अलावा मैं आकाश को अपने बेटे की तरह प्यार करती थी। साथ ही मैं इस फोटो का रहस्य भी जानना चाहती थी कि यह पुलिस वाला आदमी को ये फोटो कैसे मिला। मेरे भैया ने शायद अभिषेक को खोजने के लिए इस पुलिस अधिकारी के पास केस फाइल की होगी, लेकिन भैया ने कभी अभिषेक को देखा ही नहीं था। मेरे मन में अजीब अजीब विचार आने लगे, लेकिन मालिक से पूछने का मुझे हिम्मत नहीं हुई। 4 महीने हो चुके हैं, मैं यहाँ रह रही हूँ। बच्चे मुझे माँ कहकर बुलाने लगे हैं, लेकिन इससे मालिक को कोई आपत्ति नहीं है। फिर मालिक ने मुझे एक मोबाइल दिया और कहा, तुमसे बात करने की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए इसे रखो। एक दिन मेरे मोबाइल पर एक कॉल आई। मैं काम में व्यस्त थी, इसलिए कॉल नहीं उठा पाई। बाद में जब मोबाइल की तरफ देखा तो एक अजनबी नंबर था। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ ही समय बाद उस नंबर से एक मैसेज आया, जिसमें लिखा था, स्नेहा तुम कैसी हो। मैं बहुत हैरान हुई और सोचा कि शायद यहाँ का कोई काम करने वाली लड़की मुझसे मजाक कर रही है। इसलिए मैंने उस मैसेज का जवाब नहीं दिया। उसके बाद हर रात इसी नंबर से मैसेज आने लगे। मैसेज में अलग तरह की बातें होती, मेरी पुरानी जिंदगी के बारे में और कभी कभी मेरे भैया के बारे में। मेरे पति ही मेरे जीवन के एकमात्र व्यक्ति थे, लेकिन अब मेरे बारे में ये सब बातें जानकर और जो मेरे साथ हो रहा था, उससे मैं डर गई। मुझे नहीं पता था कि वो कौन है और क्यों मुझे परेशान कर रहा है। वो कहता, तुम मुझे अपना दोस्त समझ सकती हो। अगर तुम्हें कोई समस्या हो तो मुझे मैसेज करो, मैं तुम्हारी सारी समस्याएं हल कर दूंगा। लेकिन मैं डर के कारण उस नंबर को ब्लॉक कर दिया। फिर उसने मुझे नए नए नंबर से मैसेज करना शुरू कर दिया। मैं जितने नंबर ब्लॉक करती, वो तब नए नंबर से मुझसे बात करने की कोशिश करता। वह ऐसी ऐसी बातें करता था कि मैं बहुत तनाव में आ जाती थी। खैर, धीरे धीरे मैं उस पर भरोसा करने लगी और उससे बात करने लगी। हम किसी भी समस्या को आपस में साझा करने लगे। वह मेरी पुरानी जिंदगी की बातें करता, मेरे साथ मजाक करता। जब मैं उससे पूछती कि वह मेरे बारे में इतनी बातें कैसे जानता है, तो वह मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं देता, लेकिन अपने बारे में बताता कि वह अविवाहित है और इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। मेरी भी इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए हमारी अच्छी दोस्ती हो गई। मैं कोशिश करती थी कि किसी के सामने उससे बात ना करूं। मैंने उसे ये भी बता दिया था कि मैं किसी के सामने उससे बात नहीं कर सकती। उसने कहा, ठीक है, हम रात में तब बात करेंगे जब सब सो जाएंगे। इसके बाद हम देर रात तक बातें करने लगे। देर रात तक बातें करने की वजह से मेरी नींद देर से खुलने लगी। सुबह उठने पर मुझे आकाश दिखाई नहीं देता था। मैं अब इस बारे में उससे कोई बात नहीं करती थी, क्योंकि मैं उसके घर का नमक खा रही थी और यह भी नहीं जानती थी कि वह असल में कौन है। उसने अपने बारे में जो कुछ बताया था, वह सच है या नहीं, मुझे नहीं पता था। मेरे लिए वह बस टाइम पास बन गया था। दिन भर अकेले अकेले मैं बहुत ऊब जाती थी। आकाश शाम को घर लौट आता और अपने कमरे के सारे काम कर लेता, इसलिए उसके साथ बात करके ही मेरा समय कटता था। 2-3 दिनों से वह मुझसे कह रहा था कि वह मुझसे मिलना चाहता है, लेकिन मैं उससे मिलने के लिए तैयार नहीं होती थी। तब वो कहने लगा कि वो मुझसे मिलने खुद उसी जगह आएगा जहां मैं रहती हूँ। एक दिन शाम को आकाश के घर आने के बाद मालिक ने मुझसे कहा कि शाम के खाने की तैयारी कर दो,
क्योंकि मेरा बेस्ट फ्रेंड बहुत दिनों बाद मेरे घर आ रहा है। उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने हाथों से उसके लिए अच्छे अच्छे खाने बनाओ। मैंने मालिक से कहा, ठीक है। मैंने बहुत सारे पकवान बना लिए। करीब 3 घंटे बाद मुझे बाहर किसी के बात करने की आवाज़ सुनाई दी। मैं पानी लेकर नीचे आई। जैसे ही नीचे हॉल में बैठे हुए आदमी को देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं स्तब्ध खड़ी समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को बिस्तर पर लेटा पाया। मेरे बिस्तर के पास मालिक और वही आदमी खड़े थे। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरा पति अभिषेक था, जिसकी मौत मैंने अपनी आंखों से देखी थी। मैं कितनी बार अभिषेक को देख चुकी थी, यह मुझे खुद याद है। मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रही थी कि जिसे मैंने मरा हुआ देखा था, वही आज मेरे सामने जिंदा खड़ा है। अभिषेक मुझे देखकर रो रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। अभिषेक ने मुझसे कहा, स्नेहा, मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम्हारा अभिषेक हूँ, जो तुमसे बहुत प्यार करता है। देखो, मैं जिंदा हूँ। ये कहकर वह मेरे पास आकर बैठ गया। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। पहले तो मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी, फिर मुझे यकीन हो गया कि वह सचमुच जिंदा है और मेरे सामने बैठा है। मैं उसे कसकर गले लगाकर जोर जोर से रोने लगी। वह भी मुझे पकड़कर बहुत रो रहा था। उसके चले जाने के बाद मेरे साथ जो जो हुआ था, वह सब मुझे याद आने लगा। मैंने अभिषेक से पूछा, अगर तुम जिंदा थे तो फिर वह कौन था जिसका अंतिम संस्कार मेरी आंखों के सामने हुआ? वह लाश कौन थी जिसे मैंने मरा हुआ देखा? फिर मैंने अभिषेक से कहा, तुम जानते हो कि तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, फिर भी तुम इतने दिनों तक मुझसे दूर क्यों रहे? मैं रोते रोते ये सब कह रही थी। तब अभिषेक ने कहा, ये बहुत बड़ी बात है, इसमें बहुत सारे रहस्य जुड़े हुए हैं। अगर तुम सुनोगी तो हैरान रह जाओगी। आज मैं तुम्हें एक एक करके सारे रहस्य बताना चाहता हूँ। जिस अनजान नंबर से तुम बात करती थी, वह कोई और नहीं, मैं ही था। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुमसे तुम्हारे घर पर मिलने आऊंगा। देखो, आज मैं यहाँ आ गया हूँ। अब मुझे समझ में आया कि जो लड़का मुझसे बात करता था, उसे मेरे बारे में ऐसी बातें कैसे पता थीं, जो सिर्फ मैं और मेरे पति ही जानते थे। लेकिन अभिषेक जिंदा हो सकता है, यह मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मैंने अभिषेक से कहा, अगर तुम जिंदा थे तो इतने दिनों तक कहाँ थे? मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। तब अभिषेक ने कहा, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। जब तुम घर छोड़कर यहाँ आई और हमारी शादी हुई, उसके कुछ ही दिनों बाद तुम्हारे भैया भी यहाँ आ गए थे। उन्होंने हमारे रिश्ते की पूरी जानकारी इकट्ठा कर ली। हालांकि गांव वालों के सामने उन्होंने ये कहा कि तुम एक एक्सीडेंट में मर गई हो। इतना ही नहीं, उन्होंने एक लाश दिखाकर सबको यकीन दिलाया कि तुम सच में मर चुकी हो। क्योंकि अगर गांव वालों को पता चल जाता कि नूरुल की बहन घर से भाग गई है, तो उनकी नाक कट जाती। इसी बदनामी और अपमान के डर से तुम्हारे भैयाओं ने पूरे गांव में झूठा सबूत देकर साबित कर दिया कि तुम मर गई हो। लेकिन मुझे उन्होंने अपना दुश्मन मान लिया, क्योंकि मैंने उनकी बहन से शादी की थी। तुम्हारे दादाओं ने मुझे हर जगह ढूंढा। एक दिन उन्होंने मेरा मोबाइल नंबर पता कर लिया और मुझे फ़ोन करके धमकी दी। उन्होंने कहा कि वे मुझे ही नहीं, बल्कि तुम्हें भी मार डालेंगे। एक दिन सड़क पार करते समय एक कार तेज रफ्तार में चोरी होकर मेरी तरफ आ रही थी। मैं तो किसी तरह कूदकर अपनी जान बचा पाया, लेकिन एक दूसरा राहगीर उस हादसे में मारा गया। उसके बाद मैं वहां से भाग आया। तुम्हारे भाई ने जानबूझकर मुझे मारने की कोशिश की थी। फिर भी तुम्हारे भैया ने फ़ोन करके कहा कि इस बार तो तुम बच गए हो, लेकिन यह मत सोचना कि हर बार बच जाओगे। जब तक तुम्हें मार नहीं देंगे, तब तक हम रुकेंगे नहीं। तुम्हारे घरवाले मेरी जिंदगी के दुश्मन बन गए थे। मेरे साथ और भी कई घटनाएं हुईं। शुरू में मुझे नहीं पता था कि यह सब तुम्हारे भैया की साजिश है, लेकिन जब से फ़ोन आने लगे, तब मुझे समझ में आ गया कि वही लोग मेरे साथ यह सब कर रहे हैं। और जिस घर में तुम रह रही हो, वह मेरा बचपन का दोस्त है और एक पुलिस ऑफिसर भी। मैंने उसी से मदद मांगी थी और वह मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गया। लगभग 1 महीने तक मैं अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग जगहों पर भटकता रहा। मुझे तुम्हारी चिंता सताने लगी थी। मैं जानता था कि मेरा दोस्त अपने घर में अकेला रहता है, इसलिए मैंने उससे कहा कि किसी भी तरह तुम्हें उसके घर ले आऊं और वह तुम्हें अपने घर में रहने दे, ताकि तुम किसी मुसीबत में न पड़ो। अगर मेरा ये दोस्त तुम्हें सीधे कहता कि तुम मेरे घर आ जाओ,
तो तुम इतनी आसानी से उसके घर आने के लिए तैयार नहीं होती। इसलिए उसने ये सोचा कि अगर तुम्हें उसके बेटे आकाश की देखभाल की जिम्मेदारी दे दी जाए तो तुम राजी हो जाओगी और आसानी से उसके घर रहने आ जाओगी। अब मेरी सारी परेशानियां खत्म हो चुकी हैं। मेरे दोस्त ने तुम्हारे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। मैं इतने लंबे समय तक तुम्हारे सामने नहीं आ पाया क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझे ऐसा करने से रोका था, क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझे जेल के एक कमरे में बंद रखा था। अगर मैं बाहर होती तो तुम्हारे दादाओं को किसी न किसी तरह मेरी खबर मिल जाती और वे मुझे मार डालते। मेरे दोस्त ने जेल में मेरी बहुत देखभाल की। जब तक उसने तुम्हारे दादाओं को पकड़ नहीं लिया तब तक उसने मुझे जेल से बाहर नहीं आने दिया, क्योंकि मेरे लिए जेल ही एकमात्र जगह थी जहां मैं पूरी तरह सुरक्षित थी। मैंने अभिषेक से पूछा, मुझे एक सवाल है जो लगातार मेरे मन में उठता है, आकाश सुबह और शाम कहाँ जाता है? तब अभिषेक के दोस्त ने बताया, मेरी पत्नी नहीं है और मेरे बेटे के लिए एक माँ की जरूरत थी। तुम्हारे आने से एक सप्ताह पहले मेरी पत्नी का निधन हो गया था। आकाश बहुत रोता था, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ लाया। मुझे चिंता थी कि मेरा बेटा तुम्हें अपनी माँ के रूप में स्वीकार करेगा या नहीं, लेकिन तुमने आसानी से उसकी माँ की जगह ले ली। मेरा बेटा सुबह बोर्डिंग स्कूल जाता है और शाम को लौट आता है। मेरी पत्नी बीमार थी, इसलिए मैंने उसे स्कूल भेजा था। उसका ध्यान दूसरी तरफ हटाने के लिए और रात को उसे घर लाने के लिए मैं कोशिश करती थी। तुम मेरे बेटे की बहुत देखभाल करते हो, इसके लिए मैं तुम्हारी ऋणी हूँ। अभिषेक ने अपने दोस्त से कहा, तुमने भी हमारा बहुत साथ दिया। तुम्हारी वजह से आज हम पति पत्नी एक दूसरे से मिल पाए। अब हम दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। मेरे पति को नौकरी मिल गई है और हम एक ही घर में रहते हैं। अभिषेक के मिलने के बाद मैं बहुत खुश हूँ। उन्होंने मेरी जिंदगी की सभी समस्याएं दूर कर दी हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।